हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक कंप्लीट कर चुके हैं हम। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूं उसका अपडेट उनको टाइम पर मिल जाए। यहाँ पर देखिए, आज का चैप्टर है अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। इससे पहले हम 6 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं फिगर के साथ, जिससे आपको ये समझ में आए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। रक्त जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता रहता है। तो अधिकांश जंतुओं में क्या करता है कि विभिन्न कोशिकाओं से भोजन का और साथ में ऑक्सीजन का भी विभिन्न कोशिकाओं में वितरण करता है। और जब यह पूरे शरीर में प्रवाहित होता है तो विभिन्न भागों में जो उत्सर्जन के लिए कुछ पदार्थ होते हैं उनको भी अपने साथ ये ले आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन होते हैं? आपका हृदय होता है और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवेश होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो यहाँ पर देखिए, रक्त के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो रक्त एक तरह का क्या है? पदार्थ है, तरल पदार्थ है या द्रव है। ये करता क्या है? देखिए, पचे हुए भोजन को, जो भोजन पच जाता है उसको छोटी आंत से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। साथ ही में फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है उसको भी रक्त के ही द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ले जाया जाता है। इसके कार्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट है कि रक्त शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी ये परिवहन करता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये परिसंचरण तंत्र का, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का यहाँ पर चित्र दिखाया हुआ है। ये जो देखिए यहाँ पर ये हृदय है आपका, और ये जो रेड कलर की हैं ये धमनियाँ हैं, और ये ब्लू कलर वाली ये आपकी सिरा हैं। यही रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। यही जो ब्लू कलर और रेड कलर की जा रही हैं यही आपकी क्या होती हैं? रक्त वाहिनियाँ। इन्हीं के माध्यम से जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में संचरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, आगे आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं RBC होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBC में लाल वर्णक जो होता है उसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ देखिए, साइंस के प्रैक्टिस सेट भी मैं कराते चल रही हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ में करते चलिएगा। नेक्स्ट है देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो भी मैंने ऊपर बताया कि लाल रक्त कोशिकाएं RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं आपकी WBC होती हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, और लाल रक्त कोशिकाएं का रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होती हैं? रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए ये पॉइंट भी कि रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है? रोगाणुओं को नष्ट करना। हमारे शरीर में जो रोगाणु बाहर से प्रवेश कर जाते हैं उसे नष्ट कौन करता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। और अगर लाल रक्त कोशिकाओं का पूछा जाए तो इनमें जो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। याद रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है, सभी को ध्यान से समझते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे।
ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक न्यू प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स तो बहुत बार आपने सुना होगा, पट्टिकाणु भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है, घुमा के पूछ लेता है। नेक्स्ट है रक्तवाहिनियाँ। अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया सिरा धमनी, वही आपकी रक्तवाहिनियाँ होती हैं। तो रक्तवाहिनियाँ वह होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और सिरा, जो मैं अभी आपको ऊपर चित्र में दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अब देखिए धमनी और सिरा को यहाँ पर विस्तृत रूप से विस्तारित किया गया है ताकि आपको ये समझ में आए। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्ति मोटी और प्रत्यास्थ होती है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। अपवाद। अब यहाँ पर देखिए धमनी और सिरा हम दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा। सिरा भी हम पढ़ लेते हैं। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, सिराएँ कहलाती हैं। सिराओं में ऐसे वल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। अब देखिए ये आपको आधा तो रहता है, पर इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी धमनी और सिराओं में कौन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है और कौन कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को, मतलब सिरा और धमनी को आप तुलनात्मक रूप से पढ़िए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे धमनी जो आपकी हो गई, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। सिराएँ क्या करती हैं? ये रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट हो गए। धमनी आपकी क्या हो गई कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, मतलब हृदय से ये सभी भागों में ले जाती है। कैसे रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन समृद्ध। और ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाती है सभी भागों से वापस हृदय की ओर। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तुलनात्मक रूप से याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ये भी देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। ये एक अपवाद है। धमनियाँ है तो मतलब फुफ्फुस धमनी, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। तो फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। ऐसे ही देखिए आगे भी सिराओं का भी एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा होती है, ये भी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, ये भी एक अपवाद है। तो यहाँ पर देखिए जो जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका और दूसरा ये पॉइंट हो गया। तो इनको दोनों को आप क्लियर कर लीजिए। याद सबको रहते हैं ये, बस क्लियर नहीं रहते हैं, तो क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाड़ी स्पंद धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। पहले देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ डॉक्टर होते थे जो कलाई में नाड़ी होती है उसको पकड़ के वो लोग स्पंदन नापा करते थे। तो यहाँ पर देखिए जो नाड़ी स्पंदन होता है वो रक्त के कारण होता है, जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसी के कारण होता है। तो 1 मिनट में जितने भी स्पंद होते हैं उसी की संख्या क्या कहलाती है? स्पंदन दर कहलाती है। नेक्स्ट है विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होती है। मतलब स्पंदन दर अगर विश्राम की अवस्था में है तो 72 से 80, 1 मिनट में 72 से 80 बार ये नाड़ी आपकी स्पंद करेगी। नेक्स्ट है देखिए हृदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। ये देखिए हृदय का चित्र भी है, यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए रेड कलर का जो है यहाँ पर कलर कर दिया गया है जिससे आपके समझ में आए। तो यहाँ पर ये देखिए बायां आलिंद होता है और ये इधर ये ब्लू कलर वाला दायां आलिंद होता है। ऊपर साइड आलिंद होते हैं और नीचे साइड निलय होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला रेड वाला आपका बायां आलिंद है और यहाँ पर ऊपर ब्लू वाला आपका दायां आलिंद है। ऐसे ही नीचे वाला ये बायां निलय है और इधर ये नीचे वाला दायां निलय है। बाएं साइड ही फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं। जैसे ये देखिए ये फुफ्फुस धमनी है और बाएं साइड ही फुफ्फुस सिरा भी होती है। तो ये इधर फुफ्फुस सिरा है और ये ऊपर वाली फुफ्फुस धमनियाँ हैं और ये यहाँ पर क्या है? महासिरा है। तो यहाँ पर देखिए ये हृदय का कंप्लीट चित्र है, इसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या कहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा डॉक्टर जो आला लगाकर देखा करते हैं उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय स्पंदन को मापने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त परिसंचरण।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के हैं विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने की? विलियम हार्वे ने। कहाँ के थे ये? अंग्रेज थे ये। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंजों और हाइड्रो जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में ये वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर। स्पंज और जो हाइड्रो होता है इनके शरीर में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए उत्सर्जन तंत्र। मैंने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक प्रश्न भी आया हुआ था कि यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के चित्र से संबंधित आया हुआ था कि किसका क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होते हैं आपके वृक्क। ये देखिए ये वृक्क हैं। फिर वृक्क से ये जो लगी हुई हैं ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी के बाद ये आपका आ जाता है मूत्राशय। मूत्राशय के बाद देखिए मूत्रमार्ग और मूत्रमार्ग के बाद आ जाता है मूत्ररंध्र। तो यहाँ पर देखिए यही क्रम वाइज पूछा था कि सबसे पहले क्या होता है, तो वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, उसके बाद मूत्ररंध्र। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उत्सर्जन से ये। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जित होते रहते हैं, तो उन्हीं को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट है देखिए पादपों में पदार्थों का परिवहन। अभी तो सजीवों में हमने पढ़ा, अब यहाँ पर पादपों में बताया गया है। तो पादप मूलों मतलब जड़ों ही होता है, द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पादप में जो अवशोषण होता है जड़ों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जाइलम और फ्लोएम, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अच्छे से इनको समझिएगा। जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जल और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं ये। ऐसे ही फ्लोएम पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन करते हैं और फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन को फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के कार्य इंपॉर्टेंट है, कौन क्या करता है, तो दोनों को याद रखिएगा। यहाँ से आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।